हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस स्पेशल सेशन। आज की क्लास काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज हम कवर करने वाले हैं यूपी जीके के 100 एमसीक्यू और ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं जो यूपी के डिफरेंट एग्जाम्स में रिपीट होते रहते हैं। अगर आप आरओ यारो का एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं या फिर आप यूपीपी का एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं तो ये वीडियो सेशन स्पेशली आप लोगों के लिए ही है। वैसे हर यूपी के एग्जाम में यूपी के क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, इसलिए यूपी स्पेशल जीके इंपॉर्टेंट बनता है। चलिए शुरू करते हैं। अगर आपको आते हैं तो आप जवाब देते रहिएगा, चाहे तो आप कमेंट बॉक्स में जवाब दे सकते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? दादरी मेला बलिया में लगता है, नौचंदी जो है वो लखनऊ में नहीं लगता है, नौचंदी मेला जो है वो मेरठ में लगता है, तो ये ऑप्शन यहां पर गलत हो गया। बाकी आप देखेंगे तो दादरी मेला बलिया में लगता है, नौचंदी मेला मेरठ में लगता है और पचकुइया मेला झांसी में लगता है और ध्रुपद मेला वाराणसी में लगता है। ये मेले हैं और मेलों से रिलेटेड हमेशा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो दादरी, बलिया, नौचंदी, मेरठ, पचकुइया, झांसी और ध्रुपद मेला वाराणसी में लगता है। प्रश्न नंबर 2 है, महापरिनिर्वाण मंदिर अवस्थित है, तो कुशीनगर में अवस्थित है। क्यों? क्योंकि आपने शायद सुना होगा, जब आपने बौद्ध वाला महात्मा बुद्ध का टॉपिक पढ़ा होगा तो महात्मा बुद्ध अपने जीवन के अंतिम क्षणों में कुशीनगर चले गए थे। कहां चले गए थे? कुशीनगर चले गए थे और वहीं पर उन्होंने प्राण त्यागे थे, इसलिए कुशीनगर में ही महापरिनिर्वाण मंदिर अवस्थित है। इसलिए आपको याद रखना है। कुशीनगर के अन्य मंदिरों में अगर देखेंगे तो रामाभर स्तूप हो गया और बिड़ला बुद्ध मंदिर है और राम जानकी मंदिर है, ये सारे भी कुशीनगर में ही अवस्थित हैं। प्रश्न नंबर 3 है, काकोरी षड्यंत्र केस में प्रधान आरोपी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को उत्तर प्रदेश के किस शहर में फांसी दी गई थी? तो ये दी गई थी गोरखपुर में। कहां फांसी दी गई थी? गोरखपुर में फांसी दी गई थी। केस क्या था? तो 9 अगस्त 1925 की बात है, जो काकोरी षड्यंत्र केस था, जिसको काकोरी कांड बोला जाता था और इसका नाम तो यूपी सरकार ने बदल करके काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया है। और ये जो काकोरी कांड था, इसमें मुख्य आरोपी पाए गए थे राम प्रसाद बिस्मिल और इन्हें 19 दिसंबर 1927 को अंग्रेजों के द्वारा गोरखपुर जेल में फांसी की सजा दी गई थी। याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये वाला। प्रश्न नंबर 4 है, 1924 में संयुक्त प्रांत के किस शहर में संपूर्ण भारत से क्रांतिकारियों की बैठक बुलाई गई थी? देखिए, क्रांतिकारियों की जो बैठक बुलाई गई थी कानपुर में बुलाई गई थी। अब आप 1924 देख के और बैठक को देख के कंफ्यूज मत होना। आप कहोगे सर वो तो गांधी जी ने कर्नाटक के बेलगाम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, वो इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन था 1924 वाला। ये जो है ये क्रांतिकारियों की बैठक है, ये जो है ये कानपुर में बुलाई गई थी। तो 1924 में संयुक्त प्रांत यानी उत्तर प्रदेश की ही बात हो रही, पहले से यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से ही जाना जाता था। कानपुर शहर में संपूर्ण भारत की क्रांतिकारियों की बैठक का आयोजन किया गया था और इसी बैठक में ही हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी HRA की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न नंबर 5 है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन पहला इलाहाबाद में हुआ था। अगर यूपी में देखा जाए तो सबसे पहले इलाहाबाद में हुआ था। तो कांग्रेस का सर्वप्रथम अधिवेशन इलाहाबाद में आयोजित हुआ था। यह कांग्रेस का चौथा अधिवेशन था जो कि 1988 में संपन्न हुआ था और इसके अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज यूल। डियर फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप लोगों को दे देते हैं कि हमारी स्टैटिक जीके की ई बुक और करंट अफेयर्स की बुक्स लॉन्च हो चुकी हैं। ये सारी ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस इसमें दिए गए हैं। इसके अलावा हम अपनी यूपी जीके और करंट की भी ई बुक लॉन्च करने वाले हैं, जिसमें आपको यूपी जीके से रिलेटेड 1400 क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे। इसमें 700 जो है वो यूपी जीके स्पेशल के होंगे और 700 यूपी करंट के क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे। और ये सारी ई बुक्स आपके आगामी परीक्षाओं के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली हैं। आप इन्हें परचेज करके अपने एग्जाम में यकीनन अच्छा स्कोर कर सकते हैं और एक सीट अपने लिए रिजर्व कर सकते हैं। इन ई बुक्स को काफी ज्यादा एनालिसिस करने के बाद बनाया गया है, तो अभी परचेज करें। इनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न नंबर 6 है, कौन सा सुमेलित नहीं है? गंगा लखनऊ के किनारे है। गंगा मतलब नहीं, उल्टा बोल रहा हूं। क्या लखनऊ गंगा के किनारे है? भाई साहब, लखनऊ तो वैसे गोमती के किनारे है, गंगा के किनारे नहीं है, तो हमको तो लग रहा है यही गलत है। ठीक है, यही गलत है क्योंकि लखनऊ गोमती के किनारे। बाकी गोरखपुर राप्ती नदी किनारे है, जौनपुर गोमती के किनारे है और प्रतापगढ़ सई नदी किनारे। तो ऑप्शन नंबर ए ही यहां पर होगा। गंगा के किनारे जो है वो बिठूर है और लखनऊ जो मैंने आपको बताया ना, लखनऊ जो है ये गोमती नदी के किनारे। याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बहुत पूछा जाता है।
तो राप्ती कहाँ है? ये गोरखपुर के किनारे है, गोमती के किनारे उल्टा मैं बोल रहा हूं, राप्ती के किनारे गोरखपुर है, गोमती के किनारे जौनपुर है और सई नदी के किनारे प्रतापगढ़ है, जहां का आंवला बहुत ज्यादा फेमस है। प्रश्न नंबर 7 है, विजय सागर पक्षी विहार निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? तो ये विजय सागर पक्षी विहार ये कहां पर अवस्थित है? तो ये अवस्थित है ए, यानी कहां पर है, एक मिनट, हाँ महोबा में है। कहां पर है? महोबा में है विजय सागर पक्षी विहार। तो ये महोबा में है, महोबा जिला इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। एक पक्षी अभ्यारण्य है जो कि विजय सागर झील के किनारे स्थित है। प्रश्न नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सा रामसर स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? देखिए रामसर स्थल की बात करें तो भारत में 75 रामसर स्थल हैं, ठीक है। और 75 में से अगर देखा जाए किस जिले मतलब किस राज्य में सबसे ज्यादा है, तो तमिलनाडु में सबसे ज्यादा है, 14 है रामसर स्थल। और यूपी में कितने हैं? तो 10 यूपी में है। तो कौन सा यूपी में नहीं है? तो सूर सरोवर है, समसपुर भी है, सरसई नावर भी है, सुरिंसर मंसर नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी यहां पर करेक्ट होगा, ये यूपी का रामसर स्थल नहीं है। अच्छा, रामसर स्थल आप समझते हैं, इसको इंग्लिश में वेटलैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेटलैंड। आप नाम से ही पता चल रहा है, वेटलैंड मतलब गीली भूमि, आर्द्र भूमि, मतलब ऐसा मतलब एरिया, मतलब ऐसी जमीन जो साल भर एकदम गीली रहती है, भीगी रहती है, यानी वहां पर जल का भराव रहता है। ये हमारी इकोलॉजी में काफी ज्यादा हेल्पफुल साबित होती हैं और इसीलिए इनके संरक्षण की बात की गई थी सन 1971 में। ईरान में एक जगह है जिसका नाम है रामसर, वहीं पर रामसर कन्वेंशन हुआ था और वहीं पर ये डिसाइड किया गया था कि जो वेटलैंड्स हैं इनको सेफ किया जाएगा, इनको सेफ्टी सुरक्षा की जाएगी, इससे हमारी इकोलॉजी को काफी ज्यादा फायदा होता है। तो अब बात कर लेते हैं सुरिंसर मंसर। ये जो झीलें हैं ये दरअसल उत्तर प्रदेश में नहीं है, ये भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में जम्मू जिले में स्थित है। सुरिंसर मंसर कहाँ का वेटलैंड है? जम्मू कश्मीर का है। और इन झीलों को जुड़वा झीलें भी कहते हैं। अच्छा, उत्तर प्रदेश में मैंने आपको बताया कि 10 वेटलैंड्स हैं। यूपी में कितने हैं? यूपी में 10 वेटलैंड्स हैं। कौन कौन से मैं आपको बता देता हूं। चलिए देखिए, ऊपरी गंगा मैदान, नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य है, सांडी पक्षी अभ्यारण्य, समसपुर पक्षी अभ्यारण्य, समन पक्षी अभ्यारण्य, पार्वती अर्घा पक्षी अभ्यारण्य, सरसई नावर झील है, बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य, सूर सरोवर झील है, इसे यहाँ पर कीथम झील भी है, ये आगरा में है, ठीक है, कीथम झील आगरा, याद रखिएगा। और हैदरपुर वेटलैंड। तो ये जो है ये 10 वेटलैंड्स हैं उत्तर प्रदेश के। प्रश्न नंबर 9 ले लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश राज्य से प्रवाहित नहीं होती? सोन होती है, हिंडन भी होती है, लूनी नहीं होती है, शारदा होती है। लूनी नदी जो होती है वो यूपी से होकर के नहीं बहती है, तो याद रखिएगा लूनी राजस्थान राज्य में बहती है। सोन जो है ये उत्तर प्रदेश के सोनभद्र और मिर्जापुर जिले से प्रवाहित होती है और बिहार में गंगा से मिल जाती है। तो सोन जो है वो गंगा की ट्रिब्यूटरी है, यानी गंगा की सहायक नदी है, याद रखिएगा। हिंडन नदी मुजफ्फरनगर, शामली, गाजियाबाद से होते हुए गौतम बुद्ध नगर में यमुना में मिल जाती है। यमुना भी गंगा की सहायक है, ये भी याद रखिएगा। शारदा नदी उत्तर प्रदेश में बहराम घाट, बाराबंकी के निकट करनाली और घाघरा नदी में मिल जाती। तो ये चीज मैंने आपको सारी डिटेल्स बता दी हैं और यहां से भी प्रश्न बन जाते हैं। अच्छा, एक नदी और याद रखिएगा, आजकल मैंने देखा कई एग्जाम का रिव्यू मैंने किया, माही नदी बहुत पूछ रहे हैं। क्या माही नदी बहुत पूछी जा रही है? अब कहोगे सर ये माही नदी से प्रश्न आ क्या रहा है, ये तो बता दो। तो देखो ये पूछा जा रहा है वो कौन सी नदी है जो भारत के अंदर कर्क रेखा को 2 बार काटती है? क्या कौन सी नदी है जो भारत में कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो वो माही नदी है, ठीक है। कौन सी नदी है? माही नदी है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न ले लेते हैं, निम्नलिखित पक्षी अभ्यारण्यों में से कौन उत्तर प्रदेश में स्थित है? अच्छा, कौन स्थित है? पटना, सलीम अली तो भाई यहाँ नहीं है, तो आई थिंक गोवा का है, पटना ही है, ठीक है। आप नाम से मत कंफ्यूजन है कि ये तो बिहार में होगा, नहीं, पटना पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में है, बाकी हमें उत्तर प्रदेश के नहीं लग रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर यही होगा। तो चित्रांगदी की बात करें, चित्रांगुड़ी पक्षी अभ्यारण्य ये तमिलनाडु में है, उधवा जो है ये झारखंड में है, सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य तो गोवा में काफी फेमस है। और बात करें पटना पक्षी अभ्यारण्य की तो ये एटा में है, मतलब यूपी के एटा जिले में है, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न नंबर 11, उत्तर प्रदेश में कृषक समृद्धि आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो ये 2017 में किया गया था, बहुत पुरानी बात नहीं है। उत्तर प्रदेश में कृषक समृद्धि आयोग का गठन 2017 में किया गया था। इसका उद्देश्य वर्ष 2022 तक कृषकों की आय को दुगना करना था। प्रश्न नंबर 12 है, उत्तर प्रदेश को भारत का चीनी का कटोरा क्यों कहा जाता है? इसको स्पष्ट करने के लिए निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और बताइए कौन सा सही नहीं है।
उत्तर प्रदेश गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन होता है, ठीक है। गन्ना अभियांत्रिकी शिक्षा संस्थान है, ठीक है। चीनी मिलों की संख्या सर्वाधिक है, नहीं। यूपी में सबसे ज्यादा चीनी मिलें नहीं है, गन्ना उत्पादकों की संख्या सर्वाधिक है, ठीक है। यूपी में गन्ना उत्पादन ज्यादा होता है लेकिन चीनी मिलें यूपी में सबसे ज्यादा नहीं है, ये चीज याद रखिएगा, ये गलत है। तो देखे तो 1 2 4 तो सही है, लेकिन जो 3 वाला है जो इन्होंने बताया चीनी मिलों की संख्या सर्वाधिक, वो नहीं है। सबसे ज्यादा चीनी मिल महाराष्ट्र में है, ना कि उत्तर प्रदेश में। तो चीनी मिलों की संख्या के अनुसार अगर देखा जाए तो महाराष्ट्र के बाद उत्तर प्रदेश का स्थान आता है। वहीं भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान ये लखनऊ में अवस्थित है, ठीक है। अगला प्रश्न ले लेते हैं, प्रश्न नंबर 13, आंवला का सर्वाधिक उत्पादन वाला जिला, मैंने बताया ना आंवला के लिए प्रतापगढ़ है। रट लो, रटने की जरूरत नहीं, वीडियो देखते देखते बहुत सारी चीजें आपको ऐसे ही याद हो जाने वाली है ना। तो आंवले के लिए कौन सा? प्रतापगढ़ है, बस सीधी सी बात है, ज्यादा आपको जानने की जरूरत नहीं, पढ़ना ही नहीं, बाकी इतना ही आता ही है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में कृषि उत्पादन बढ़ाने में कौन सा कारक सबसे अधिक प्रभावी है? अच्छा, मतलब तो उन्नत किस्म के बीजों के प्रयोग तो हाई हो ही रहा है। कृषि सेवा केंद्रों के विकास, भाई देखिए यहाँ पर पैदावार बढ़ाने की बात हो रही है, तो उन्नत किस्म के बीजों का प्रयोग जो होता है वो काफी बढ़ रहा है यूपी के अंदर, और यही एक वजह है। तो कृषि उत्पादन को बढ़ाने में सबसे अधिक प्रभावी कारक जो है उन्नत किस्म के बीजों का प्रयोग है। प्रश्न नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा बांध उत्तर प्रदेश में नहीं है? अहरौरा, अडवा, बघेलखंड है, बदुआ। बदुआ जो है ये यूपी में नहीं है, बदुआ बांध। देखिए सारे ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं, ऐसा नहीं कि मैंने बनाए हैं, तो ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो याद रखिएगा ऐसे ही पूछे भी जाएंगे, ताकि आपको देख के शौक लग जाए कि क्वेश्चन आया कहां से। तो अहरौरा जो है ये मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में है, अडवा बांध जो है वो मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में ही है, बघेलखंड जो है बलरामपुर उत्तर प्रदेश में है, बदुआ जो है ये बांका बिहार में है, ये यूपी का नहीं है, याद रखिएगा कौन सा? बदुआ। अगला प्रश्न है, अर्जुन बांध नहर से उत्तर प्रदेश का लाभान्वित जिला कौन सा है? तो अगर देखा जाए तो अर्जुन बांध से कौन सा जिला सबसे ज्यादा मतलब लाभान्वित हो रहा है? तो ये हमीरपुर है। कौन सा है? हमीरपुर जिला। तो अर्जुन बांध जो है ना उत्तर प्रदेश के महोबा जिले के चरखारी में अर्जुन नदी पर बनाया गया है, और अर्जुन बांध 42 किलोमीटर लंबी मुख्य नहर से महोबा हमीरपुर जिले में सिंचाई की जाती है, ठीक है। तो महोबा और हमीरपुर को इससे काफी ज्यादा लाभ प्राप्त हो रहा है। प्रश्न नंबर 17, उत्तर प्रदेश में पर्यटन विकास निगम की स्थापना हुई थी 74 में हुई थी। कब हुई थी? 74 में हुई थी। ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। वैसे पर्यटन के विकास से संबंधित योजनाओं के निर्धारण के लिए 1972 में उत्तर प्रदेश पर्यटन निदेशालय का गठन किया गया था, और बाद में पर्यटन से संबंधित वाणिज्यिक गतिविधियों के देखभाल व क्रियान्वयन के लिए वर्ष 1974 में उत्तर प्रदेश पर्यटन विकास निगम की स्थापना की गई थी। प्रश्न नंबर 18 है, कौन सा सुमेलित नहीं है? फिरोजाबाद कांच की चूड़ी सही है, कानपुर चरमाल सही है, नजीबाबाद प्लाईवुड सही है, सहारनपुर इत्र नहीं भाई। सहारनपुर जो है लकड़ी की नक्काशी से रिलेटेड है, इत्र से रिलेटेड कन्नौज है। मैंने आपको बहुत बार बताया है, और जब तक का आपको याद नहीं हो जाएगा मैं बताता ही रहूंगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट है और पूछा जाता है। तो लकड़ी की नक्काशी से रिलेटेड भी सहारनपुर है, कागज व लुगदी से रिलेटेड भी सहारनपुर है, यही चीज याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 19 है, उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र बरेली है, ठीक है। दिया सलाई मतलब माचिस होता है, दिया सलाई माचिस जो होती है ना, मैच बॉक्स इसको बोलते हैं, उसे ही दिया सलाई बोला जाता है, और इसके लिए बरेली काफी ज्यादा फेमस है, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र बरेली है। बरेली के अतिरिक्त सहारनपुर है, प्रयागराज है, लखनऊ है, मेरठ है, रामपुर है, लेकिन अगर देखा जाएगा तो वो बरेली है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 20 है, उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से कौन सा शहर निर्यात विकास केंद्र नहीं है? प्रयागराज जो है वो निर्यात विकास केंद्र नहीं, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा चुका है एग्जाम में। तो प्रयागराज के अतिरिक्त शेष 3 जो है वो निर्यात विकास केंद्र हैं। इनमें निर्यात होने वाली वस्तुओं का जो विवरण है वो ऐसा है, जैसे आगरा में सिल्क है, कारपेट है, शिल्प सामान, संगमरमर, ये हो गया, ठीक है। खुर्जा के पॉटरी है, सिरामिक टाइल्स है, ये सब हो गया। मेरठ में खेल का सामान है, और स्वर्ण है, आभूषण है, ये सब यहाँ से निर्यात किया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 21, कौन सा सम्मिलित नहीं है? गोरखपुर टेराकोटा, वाराणसी लकड़ी के खिलौने, चिन्हट हो गया। फिरोजाबाद लोहे का सामान नहीं होगा, फिरोजाबाद जो होगा वो कांच का सामान होगा, फिरोजाबाद कांच का सामान होगा, याद रखिएगा। कांच की चूड़ियां फिरोजाबाद की बहुत ज्यादा फेमस है। तो गोरखपुर का टेराकोटा लकड़ी के खिलौने हैं, वाराणसी के चीनी मिट्टी के बर्तन है, चिन्हट के, और फिरोजाबाद लकड़ी कांच का सामान, लकड़ी का बोल रहा हूँ। प्रश्न नंबर 22 है, प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र ये कहां पर है? तो ये वाराणसी में है। कहां पर है? ये वाराणसी में है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है।
तो प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल वाराणसी में स्थित है और इसकी स्थापना 22 सितंबर 2017 को की गई थी। प्रश्न नंबर 23 है, लवण प्रभावित मृदाएं मुख्यतः उत्तर प्रदेश के किन मंडलों में पाई जाती हैं? तो अगर मंडल की ही अगर हम यहाँ पर बात कर लें तो ये जो पाई जाती हैं आगरा अलीगढ़, ठीक है, आगरा अलीगढ़ मंडल में ही ये पाई जाती है। कहाँ? आगरा अलीगढ़ मंडल। तो ध्यान से देखिएगा, उत्तर प्रदेश के बांगर मृदा वाले क्षेत्र में भूमि के समतल होने और जल निकासी को उचित प्रबंधन ना होने, नहरों से सिंचाई किए जाने, वर्षा की कमी, लवण युक्त जल से सिंचाई की अधिकता, है ना, काफी सारे इसमें रीजन बताए गए हैं। क्षारीय उर्वरकों के लगातार प्रयोग करने के कारण यहाँ पर 10% भूमि ऊसर तक हो चुकी है। और इसमें अगर देखें अलीगढ़, मैनपुरी, कानपुर, उन्नाव, एटा, इटावा, बरेली, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, जौनपुर, इलाहाबाद, ये सारे जो जिले हैं वो इसमें पाए जाते हैं। तो याद रखिएगा कि इस भूमि की बात कर रहे हैं, लवण प्रभावित मृदा की बात की जा रही है। प्रश्न नंबर 24 है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के व्यापार कर क्षेत्रों में किसका राजस्व संग्रहण उच्चतम? देखिए, राजस्व संग्रहण के मामले में, अरे गलती से कानपुर लग गया, लखनऊ है, ठीक है। राजस्व संग्रहण के मामले में देखा जाए तो उच्चतम स्थान लखनऊ रखता है। कौन सा रखता है? लखनऊ रखता है। तो प्रदेश में व्यापार कर के कुल 21 जोन है। किसके? व्यापार कर के 21 जोन है। इनमें व्यापार कर का सर्वाधिक संग्रहण लखनऊ जोन में है। तत्पश्चात फिर देखें कानपुर है, गाजियाबाद है, नोएडा जोन है, ये सब आते हैं। न्यूनतम संग्रहण झांसी जोन में किया जाता है। ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न नंबर 25 है, निम्नलिखित में कौन सा कोयला आधारित बिजली संयंत्र उत्तर प्रदेश में नहीं है? सिंगरौली, दादरी, रिहंद, ये सारे ही डार्ली पॉली नहीं है, डार्ली पाली नहीं है, डार्ली पाली नहीं है। ध्यान से देखिएगा, उत्तर प्रदेश में कोयला आधारित बिजली संयंत्रों की संख्या 5 है। जैसे ये है सिंगरौली सोनभद्र में है, दादरी गौतम बुद्ध नगर में है, रिहंद सोनभद्र में है, फिरोज गांधी ऊंचाहार रायबरेली में है और टांडा मेजा ये अंबेडकर नगर में है। वहीं डार्ली पाली के देखेंगे तो ये ओडिशा में स्थित है, ये उत्तर प्रदेश का नहीं है। प्रश्न नंबर 26 है, कौन सम्मिलित नहीं है? ऐसे देखिए, इस तरह के जो प्रश्न होते हैं उसमें एक ही क्वेश्चन में आपके 4-4 से 5-5 से प्रश्न बनते हैं। ग्रेनाइट का बांदा है, ग्रेनाइट का बांदा है, और डोलोमाइट का सोनभद्र है, ठीक है, और सिलिका का सैंड, सिलिका सैंड का लखनऊ नहीं, ये लखनऊ नहीं है हुआ, सिलिका सैंड का लखनऊ नहीं होगा, सिलिका सैंड का प्रयागराज होगा, सिलिका सैंड का प्रयागराज होगा। बाकी बॉक्साइट का चित्रकूट है, सही। ये देखिए यहां से प्राप्त होते हैं, यानी इन जिलों से ये प्राप्त होते हैं। यानी बांदा से ग्रेनाइट होता है, सोनभद्र से डोलोमाइट मिलता है, और प्रयागराज से सिलिका सैंड मिलता है, चित्रकूट से बॉक्साइट मिलता है। तो ये याद रखिएगा, ये सारे इंपॉर्टेंट वाले हैं, कौन कौन सा कहां से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न नंबर 27, उत्तर प्रदेश में पहला तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र निम्नलिखित में से किस बांध पर है? तो तैरता हुआ ये संयंत्र है, और ये किस बांध पर है? तो ये रिहंद बांध पर है। कहां है? रिहंद बांध पर है। प्रश्न नंबर 27 का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। तो व्याख्या अगर देखें तो सोनभद्र जिले में स्थित गोविंद वल्लभ पंत सागर या रिहंद बांध पर देश का सबसे बड़ा और उत्तर प्रदेश का पहला तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र बना है। यह सोलर प्लांट जो 150 मेगावाट क्षमता का है। कितने? 150 मेगावाट क्षमता का। अगला प्रश्न ले लेते हैं, प्रश्न नंबर 28, जनरथ तो आपने देखा होगा, जो बसेस चल रही है ना आजकल, एसी बसेस जो सरकारी वाली, वो जनरथ है। तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रारंभ किए गए निम्न लागत एसी बस, ठीक है, वैसे निम्न लागत नहीं है, थोड़ा सा मतलब जनरल जो टिकट होते हैं जनरल बसेस, उनसे थोड़ी कॉस्ट इनकी ज्यादा होती है। जनरथ आपने देखा होगा, डेफिनेटली अगर आप यूपी से हो तो आपको ये चीजें पता ही होंगी। तो जनरथ एसी बस का किराया साधारण बसों की अपेक्षा थोड़ा ज्यादा हो। प्रश्न नंबर 29 है, कौन सम्मिलित नहीं है? बमरौली लखनऊ, बमरौली तो नहीं है, लखनऊ में तो नहीं है बमरौली। चकेरी कानपुर का है, ये हवाई अड्डे हैं। और हिंडौन जो है गाजियाबाद का है। फुर्सतगंज, भाई जो लोग फुर्सत में बैठे होते हैं ना, वही लोग ज्यादा राय देते हैं, इस तरह से आप याद रख सकते हो। बमरौली कहाँ का है? बमरौली इलाहाबाद का है, बमरौली हवाई अड्डा इलाहाबाद का है। कानपुर का चकेरी है। लखनऊ में, अच्छा मैंने यहाँ पर क्या लखनऊ दे रखा था, लखनऊ में अमौसी हवाई अड्डा है। कौन सा है? अमौसी है। अगला प्रश्न ले लेते हैं, प्रश्न नंबर 30, राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम गलियारे कहां पर मिलते हैं? क्या उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम ये कहां पर मिलते हैं? तो ये मिलते हैं झांसी में। कहां मिलते हैं? झांसी में मिलते हैं। ध्यान से सुनिएगा, समझने की कोशिश करिए। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के तहत बनने वाली उत्तर दक्षिण गलियारे जो कि श्रीनगर से कन्याकुमारी तक जाता है, ठीक है। फिर पूर्व पश्चिम गलियारे जो कि सिलचर से पोरबंदर तक जाता है। इनका जो मिलान बिंदु होता है ना, वो कहां पर होता है? वो झांसी में होता है। कहां? झांसी में होता है। अगला प्रश्न है, शेरशाह सूरी का अंतिम अभियान निम्नलिखित में से किस राज्य के
विरुद्ध था, कालिंजर के विरुद्ध था, क्योंकि कालिंजर किले पे अटैक किया था। इसी के बाद शेरशाह सूरी ऊपर चले गए थे। हाँ भैया, अपने ही गोले से मर गए थे। शेरशाह सूरी का अंतिम विजय अभियान 1545 में कालिंजर के विरुद्ध था। इसी अभियान के दौरान एक बम गोला फटने से इनकी मृत्यु हो गई थी। दरअसल इन्होंने, देखिए ये बात है 1539 की, चौसा का युद्ध हुआ था। चौसा का जो युद्ध हुआ था उसमें शेरशाह सूरी ने जो ये थे बाबर के पुत्र कौन, हुमायूं, इनको पराजित कर दिया। फिर इनसे एक और युद्ध हुआ 40 में, 1540 में, ये था कन्नौज का युद्ध। कौन सा था? कन्नौज का युद्ध। उसमें भी इनको हरा दिया। फिर ये भाग खड़े हुए। उसके बाद शेरशाह सूरी आगे बढ़ता चला गया, लोगों को हराता चला गया। फिर 1945 में इसने कालिंजर किले पर अटैक किया। तो जो कालिंजर किले की दीवार थी ना, वो काफी ऊंची थी और काफी मजबूत थी। इन्होंने अपने तोप से गोला फेंका, ऐसे ढूम, और ये गोला लड़ा, यहाँ पर आया और फट गया, ये हो गए बूम, है ना। तो इस तरह से ये मर गए थे अपने ही गोले से। और फिलहाल किला तो जीत लिया था, कालिंजर किला जीत लिया था, लेकिन ये अंतिम विजय थी शेरशाह सूरी की। अगला प्रश्न है, कौन सही सुमेलित नहीं है? 84 गुंबद जालौन है, जामा मस्जिद मुरादाबाद है, बौद्ध स्तूप आगरा तो नहीं होगा भाई साहब, कादम्बगिरी पर्वत चित्रकूट है। सही है। तो बौद्ध स्तूप आगरा में नहीं है, ये बौद्ध स्तूप जो है ये कुशीनगर में है। कहाँ है? कुशीनगर में। 84 गुंबद जालौन में है, जामा मस्जिद मुरादाबाद में है, बौद्ध स्तूप कुशीनगर में है, और कामदगिरी पर्वत ये चित्रकूट में अवस्थित है। प्रश्न नंबर 33 है, घोषिता राम जहां बुद्ध कुछ समय के लिए रुके थे, ये कहां पर अवस्थित है? तो ये घोषिता राम जो है ये अवस्थित है कौशाम्बी में। कहां पर अवस्थित है? कौशाम्बी में ये अवस्थित है। घोषिता राम उत्तर प्रदेश की कौशाम्बी जिले में है, और ये एक प्रसिद्ध उद्यान है। घोषिता राम उद्यान महात्मा बुद्ध के निवास के लिए बनवाया गया था, और सृष्टि घोषित का भवन कौशाम्बी नगर के दक्षिण पूर्वी कोने में स्थित था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 34, फिर से कौन सा सम्मिलित नहीं है? देखिए ऐसे क्वेश्चन ज्यादा कवर होते हैं इसलिए ऐसे ले रहे हैं। बिरजू महाराज का घराना है कालका बिंदादीन घराना, सही है। उस्ताद राशिद खान का घराना रामपुर सैसवान घराना, सही है। प्रभात्रे इनका किराना घराना, ठीक है। लेकिन पंडित छन्नू लाल इनका ग्वालियर घराना नहीं है, इनका ग्वालियर घराना नहीं। अब आप कहोगे सर कौन सा है, जल्दी से बताओ, देर हो रही है, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। तो देखो किराना घराने से रिलेटेड है। घराना आता है, हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, स्क्रीनशॉट ले लो, 1 नंबर आपको दिलवा देगा। अगला प्रश्न है, लोकगीत और गायन का अवसर, तो चैती विवाह में गाया जाता है। भैया पहले ही गलत है, चैती विवाह में नहीं गाया जाता। अच्छा बाकी देख लो पहले। कजरी विवाह और मौसम गीत है, ठीक है। रसिया ब्रज का लोकगीत है। सोहर संस्कार गीत है। सोहर जो होता है वो बच्चे के जन्म का जो वो होता है नहीं समारोह वगैरह, उसमें सोहर गाया जाता है। और चैती जो होता है ना, ये मौसमी गीत है, विवाह का गीत नहीं है। तो याद रखिएगा चैती क्या है, ये मौसमी गीत है। बाकी कजरी का तो ठीक है, रसिया ब्रज का है, और सोहर संस्कार में। और पूछा भी जा चुका है सोहर कब गाया जाता है, सोहर बच्चे के जन्म पर गाया जाता है, जो बच्चे का जन्मोत्सव होता है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की ऐतिहासिक पुरातात्विक और कलात्मक निधि की देखरेख करने के लिए स्थापित संस्कृति विभाग के कार्यों में कौन सा कार्य सम्मिलित नहीं है? तो संरक्षण करेगा तो ठीक है भाई, करना है, और प्रकाशन है, और उसका अभिलेखी, ठीक है। बिक्री करना भाई, ये वाला कोई कार्य इसमें नहीं आता है, तो याद रखिएगा बिक्री नहीं की जाती है। तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश की ऐतिहासिक पुरातात्विक कलात्मक निधि के संरक्षण, प्रदर्शन, प्रकाशन, अभिलेखीकरण, डॉक्यूमेंटेशन, अध्ययन की दृष्टि से और 1957 में संस्कृति विभाग से संबंधित कार्यों का संपादन विभागाध्यक्ष स्तर पर संस्कृति निदेशक द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो ये 1957 में स्थापना हुई थी, लेकिन इसमें सेल की कोई बात नहीं की गई कि ये काम करेगा, बिक्री से रिलेटेड कोई काम मेंशन नहीं है। अगला प्रश्न है, युग्म में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? हारमोनियम वादक है श्री राम श्रीवास्तव, नहीं हारमोनियम नहीं है, ये हारमोनियम नहीं, ये वायलिन वादक है। ब्रज, ठीक है। रास नृत्य है, मिर्जापुर बिरहा है, एकदम सही है। गायकी से रिलेटेड है, मुबारक अली खान, एकदम सही। देखिए इसमें 4 अलग अलग चीजें यहाँ पर दी गई हैं, ब्रज रासगीत से रिलेटेड है। अच्छा अगर देख लें, मैंने आपका वायलिन बताया, श्री राम श्रीवास्तव प्रसिद्ध वायलिन वादक हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर क्या लिख रखा है, ये हारमोनियम नहीं बजाते हैं, वायलिन बजाते हैं श्री राम श्रीवास्तव। ये PY की ही मैं बता रहा हूँ भैया, कंफ्यूज मत होना कि इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन दे दिया सर, काहे दे रहे हो इतना डिफिकल्ट। नहीं डिफिकल्ट नहीं है तो डिफिकल्ट ही
लेकिन ये प्रीवियस ईयर है इसलिए बताना जरूरी है। ठीक है, बढ़ जाए आगे। और मुबारक अली खां जो है ये गायकी से संबंधित है। प्रश्न नंबर 38 है, कौन सा सुमेलित नहीं है? गोविंद साहब आजमगढ़ हो गया, कैलाश मेला आगरा हो गया, सैयद सालार नहीं, सैयद सालार लखनऊ में नहीं लगता है, और शाकंभरी देवी सहारनपुर में। सबसे ज्यादा ये पूछा जाता है, सैयद सालार भी बहुत आता है, तो मैं बता देता हूँ सैयद सालार ये बहराइच का मेला है। कहाँ का है? बहराइच का। अच्छा, एक जैसे कि यहाँ पर कैलाश मेला इन्होंने बताया कि आगरा का है, और इसके अलावा एक सुलह कुल मेला होता है। सुलह कुल मेला ये भी जो है ये आगरा में लगता है। एक नौचंदी, याद रखिएगा क्या, नौचंदी मेला ये मेरठ में लगता है। ये सारे आप ना याद रखो क्योंकि ये बार बार एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। और सैयद सालार कहाँ पे लगता है? बहराइच में लगता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 39, उत्तर प्रदेश में होली त्योहार का लठमार होली मनाई जाती है। बरसाना में लठमार होली मनाई जाती है, इसमें लाठियों से स्वागत किया जाता है। यानी होली जो है, होली में लाठियां चलती हैं, मतलब लाठियां चलती है, लड़ाई नहीं होती है भाई साहब, यहाँ पर प्रेम से लाठियां चलती हैं। आपने वो टॉयलेट मूवी शायद अगर देखी हो क्या अक्षय कुमार वाली, उसमें दिखाया गया है बरसाना होली। काफी अच्छा त्योहार होता है, मतलब अच्छी से होली खेली जाती है। भाई मैंने कभी रियल में नहीं देखी, केवल मूवीज में ही देखी है। अगर आप में से कोई ऐसा व्यक्ति हो जो बरसाना से हो तो आप जरूर बताइएगा। तो बरसाना में मनाई जाती है। मथुरा में यमुना महोत्सव चैत्र मास के षष्ठी को विश्राम घाट पर मनाया जाता है। ये तो मैंने आपको बरसाने के बारे में बता दी, लठमार होली मनाई जाती है। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश के बटेश्वर मेले का सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? ठीक है, यूपी में बटेश्वर मेला लगता क्या है? पहली चीज तो बटेश्वर मेला ये पशु का मेला है, याद रखिएगा। बटेश्वर मेला पशु मेला है, और लगता कहां पर है? तो ये लगता है कहां? आगरा में। कहां लगता है बटेश्वर मेला? आगरा में। मैंने आपको सुलह कुल बताया था, वो भी कहां लगता है? आगरा में ही लगता है। तो आगरा से करीब ये जो है 75 किलोमीटर दूर स्थित तीर्थ स्थल है बटेश्वर, वहीं पर लगता है। आपको एग्जाम में पूछा भी जाता है बटेश्वर मेला, और स्टेट मतलब जिला देता है, तो आप आगरा ही टिक मारोगे। अगला प्रश्न है, वैसे आगरा थोड़ा सा दूर है। निम्नलिखित शास्त्रीय नृत्य प्रारूपों में से कौन उत्तर प्रदेश से संबद्ध नहीं है? नहीं, संबद्ध है, ठीक है। नहीं जो सारे, कथक जो है वो यूपी का है। देखिए शास्त्रीय नृत्य कितने हैं? आई थिंक टोटल हैं 8। ठीक है, शास्त्रीय नृत्य हैं 8, और उनमें से कथक जो है वो यूपी का है, भरतनाट्यम तमिलनाडु का है, और ओडिसी तो ओडिशा का हो जाएगा, ओडिशा का हो जाएगा, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। कथक यूपी का है, और उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय कथक संस्थान लखनऊ में स्थित भी है। ओडिसी उड़ीसा का है, और भरतनाट्यम तमिलनाडु का है, और कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का। वही तो मैंने आपको बताया। अगला प्रश्न है, बुंदेलखंड का लोकप्रिय लोकगीत कौन सा है? हमारे यहाँ काफी बजता रहता है, पड़ोस में बहुत ज्यादा भाई शौकीन आदमी हैं, आल्हा बहुत बजाते हैं। तो ये आल्हा जो है वो बुंदेलखंड का लोकप्रिय गीत है, और ये बुंदेलखंड में काफी फेमस है। और बुंदेलखंड क्षेत्र जो है वो यूपी और मध्य प्रदेश में दोनों में आता है, तो याद रखिएगा। और बिरहा पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बिहार में गाया जाता है। और लंगुरिया जो है ये बुंदेलखंड का एक लोक नृत्य है। वहीं अगर आल्हा देखें तो यहाँ का लोकप्रिय गीत है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 43, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? बिरहा, भोजपुरी, कजरी, ब्रजी, भाई साहब मल्हार, ब्रजी। अगर देखिए अब देखने में लग रहा है कितना डिफिकल्ट है भैया, वाकई में डिफिकल्ट है। कजरी जो है वो ब्रजी नहीं है, कजरी अवधी है। कजरी क्या है? अवधी है भाई। बिरहा तो भोजपुरी है, सही है, और मल्होर ब्रजी है, रसिया कौरवी है, कजरी जो है वो अवधी होगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 44, उत्तर प्रदेश में जैन और बौद्ध दोनों धर्मों से कौन सा तीर्थ स्थल संबद्ध है या प्रसिद्ध है जिसके लिए? तो भाई कुशीनगर में तो मृत्यु हुई थी गौतम बुद्ध की, लेकिन जैन धर्म से रिलेटेड नहीं है। कौशाम्बी होगा यहाँ पर। क्या होगा? कौशाम्बी। क्योंकि मुझे देखिए मैं इस तरह से सोचने की या आपको प्रिटेंड करके बता रहा हूँ जैसे आप खुद सोचोगे एग्जाम में, ठीक है। इसका सही जवाब बी होगा, कौशाम्बी, ध्यान रखिएगा। और जैन और बौद्ध दोनों ही धर्मों के लिए प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है कौशाम्बी। और जैन ग्रंथों में तो ये भी माना गया है कि यहाँ पर जो छठे तीर्थंकर थे पदम प्रभु, उनका जन्म स्थान भी यही है, कौशाम्बी के अंदर। और कितने तीर्थंकर हुए थे? 24 तीर्थंकर हुए थे। 24वें तीर्थंकर कौन है? महावीर स्वामी। प्रश्न नंबर 45 है, अति लोकप्रिय धार्मिक पत्रिका कल्याण प्रकाशित होती है, गोरखपुर से प्रकाशित होती है कल्याण पत्रिका। प्रश्न नंबर कौन सा था? प्रश्न नंबर 45 का जवाब हो जाएगा सी। ठीक है, तो कल्याण का प्रकाशन गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा किया जाता है। प्रश्न नंबर 46 है, युग्म में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? अमीर खुसरो एटा,
और मिर्जा गालिब आगरा, ठीक है, जोश मलिहाबाद, राम प्रसाद बिस्मिल प्रयागराज। नहीं भैया, इसमें थोड़ा सा डाउटफुल है। राम प्रसाद बिस्मिल जो है ये प्रयागराज से नहीं है, ये कहां से हैं? ये शाहजहांपुर से हैं। कहां से हैं? शाहजहांपुर से हैं। तो मैं आपको दिखाई देता हूं कहां से हैं। शाहजहांपुर से हैं। प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म जो है ये शाहजहांपुर जनपद में हुआ था 1897 में, ठीक है। काकोरी कांड जो हुआ था उसमें पकड़े गए थे और अंग्रेजों ने फांसी की सजा दी थी। प्रश्न नंबर 47, निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजाति उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में नहीं पाई जाती है? कौन सी है जो नहीं पाई जाती है? तो ये है सहरिया। कौन सी है? सहरिया। तो सहरिया कहां पाई जाती है? अगर वाराणसी में नहीं पाई जाती है तो सहरिया जो है ये पाई जाती है ललितपुर में। कहां पाई जाती है? ललितपुर जिले में पाई जाती है, यूपी का। और अब मैंने आपको एक चीज और बताई थी, ललितपुर जिला जो है, ललितपुर, ये 3 तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा है। क्या? 3 तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा है ललितपुर। याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कौन सा जिला जो है वो 3 तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा है? ललितपुर। ललितपुर में तांबा पाया जाता है। ललितपुर यूरेनियम का उत्पादन करता है, नहीं, यूरेनियम का उत्पादन भी ललितपुर में होता है, यूरेनियम पाया जाता है। वाराणसी में पाई जाने वाली जनजाति अगर देखिए, चेरो है, गोंड है, खरवार है, धुरी है, ओझा है, नायक है, पथरी है, ये सारी जो जनजातियां हैं ये वाराणसी की हैं। प्रश्न नंबर 48, उत्तर प्रदेश की कौन सी निम्नलिखित जनजाति दीपावली को, ये तो भैया दीपावली को शोक के रूप में मनाती है? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया। थारू जनजाति। कौन सी? थारू जनजाति है ये दीपावली को शोक के रूप में मनाती है। तो ये दीपावली को शोक के रूप में मनाते हैं। इस दिन ये अपने पूर्वजों को भेंट आदि प्रदान करते हैं, जिसे रोटी कहा जाता है। और ये उत्तर प्रदेश के 5 जिलों महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती, बहराइच और लखीमपुर के उत्तरी भागों में मनाते हैं, ठीक है। यानी ये मनाया जाता है जहां जहां ये जनजाति निवास करती है, थारू जनजाति। प्रश्न नंबर 49, उत्तर प्रदेश में सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? सबसे पुराने की बात करें आप, बहुत सारे लोग बनारस हिंदू विश्वविद्यालय टिक मारने वाले हैं, लेकिन नहीं, इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रयागराज का है, ये सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। क्योंकि इलाहाबाद विश्वविद्यालय की जो स्थापना हुई थी वो 1887 में हुई थी। 2005 में केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त कर चुका है। और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना सन 1916 में हुई थी। और लखनऊ की विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी वर्ष 1921 में। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी वर्ष 1965 में। प्रश्न नंबर 50 है, उत्तर प्रदेश में आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ है? आलू वाला कहां पर है भैया? तो ये आलू अनुसंधान केंद्र है मेरठ में। कहां पर है? मेरठ के अंदर। आलू वाला मेरठ में है। याद रखिए, ये वाला प्रश्न बहुत पूछा जाता है। आलू अनुसंधान केंद्र मेरठ में है। आलू संग्रह मोदीपुरम मेरठ में अवस्थित है। और राज्य में उत्पादित आलू को दूसरे प्रदेशों में ताज ब्रांड नाम से बेचा जाता है। तो आलू का ब्रांड कौन सा है? ताज ब्रांड है, याद रखना। प्रश्न नंबर 51 है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से कहां अनुसूचित जातियों की जनसंख्या सर्वाधिक है? तो अनुसूचित जाति यानी एससी कैटेगरी के सबसे ज्यादा लोग कहां हैं? तो ये सीतापुर में। याद रखिएगा, अनुसूचित जाति जनसंख्या सबसे ज्यादा कहां पर है? सीतापुर में है। जनगणना 2011 के अनुसार अनुसूचित जातियों की सर्वाधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश के 3 जिलों में, सबसे ज्यादा तो सीतापुर में, फिर प्रयागराज, फिर हरदोई। जबकि प्रतिशतता के अनुसार अगर देखेंगे तो सबसे ज्यादा कौशाम्बी, फिर सीतापुर, फिर हरदोई में है। नंबर 52 है, वीवी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान स्थित है। तो ये नोएडा में स्थित है। कहां? नोएडा में स्थित है। तो वीवी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान नोएडा में स्थित है। श्रम संबंधी मामलों पर अनुसंधान, प्रशिक्षण, शिक्षा, प्रकाशन, परामर्श आदि के लिए इस संस्थान की स्थापना श्रम मंत्रालय के एक स्वायत्त निकाय के रूप में वर्ष 1974 में की गई थी। कहां है? ये नोएडा में है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद निम्नलिखित में से किस स्थान पर अवस्थित है? तो ये लखनऊ में अवस्थित है। कहां पर? लखनऊ में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर करेक्ट होगा। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद लखनऊ में स्थित है। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना जुलाई 1989 में हुई थी। कब? जुलाई 1989 में हुई थी। प्रश्न नंबर 54 है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? भातखंडे 30 में नहीं हुआ था। भातखंडे हुआ था सन 1926 में। भातखंडे जो है ये संगीत संस्थान है। कहां पर है? ये लखनऊ में है। बाकी आप देखेंगे राज्य ललित कला अकादमी, ये भी लखनऊ में है, लेकिन इसकी स्थापना 1962 में हुई थी। उत्तर प्रदेश नाटक अकादमी जो है, संगीत नाटक अकादमी, 1963 में इसकी स्थापना हुई थी। और भारतेंदु नाट्य अकादमी की स्थापना वर्ष 1975 में हुई थी। ये प्रश्न काफी ज्यादा डिफिकल्ट है क्योंकि इतने सारे सन कोई याद नहीं रखता, लेकिन आप एक आध जरूर याद रख लीजिए, इससे आपको आसानी होगी। देखिए, भातखंडे काफी ज्यादा फेमस संगीत संस्थान है और इसकी स्थापना 1926 में हुई थी।
प्रश्न नंबर 55 है, जगत गुरु राम भद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय दुनिया में अपनी तरह का पहला विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में कहां पर है? तो ये जो है ना, ये चित्रकूट जिले में है, यूपी के चित्रकूट जिले में अवस्थित है। इसकी स्थापना 27 सितंबर 2001 को चित्रकूट में की गई थी। श्री राघवे जगत गुरु राम भद्राचार्य जी को इस विश्वविद्यालय का आजीवन कुलाधिपति बनाया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 56, उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर भारतीय शर्करा तकनीकी संस्थान स्थित है? तो ये कानपुर में स्थित है। कहां है? ऑप्शन नंबर सी, कानपुर में स्थित है। तो भारतीय शर्करा तकनीकी संस्थान कानपुर में है। और कुछ मैं आपको बता देता हूं, जैसे वेस्टर्न यूपी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मेरठ में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च, तो ये गन्ना जो रिसर्च संस्थान है ये लखनऊ में, लेकिन अगर शर्करा तकनीकी संस्थान, चीनी तकनीकी संस्थान की बात करोगे तो कानपुर में है। नेशनल एकेडमी ऑफ स्टैटिस्टिकल एडमिनिस्ट्रेशन ये कहां पर है? तो ये नोएडा में अवस्थित है। प्रश्न नंबर 57 है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद है नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता? ये प्रश्न बहुत बार मैं बता चुका हूं और इसलिए बताता हूं क्योंकि मैंने आपको 7 जिले लास्ट वाले वीडियो में याद भी करवाए थे। अगर आपने याद कर लिए हैं तो यकीनन आप इस प्रश्न को कर पाएंगे। तो महाराज सिद्धार्थ और बलराम ने श्रावस्ती गांव में बहरे बाबा के खेत में खीरा और पीला भात खाया था। मैंने इस तरह से आपको बताया था। तो यहाँ पर जौनपुर कहीं नहीं आता, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। फिर से बता देता हूँ, सकता है कुछ एस्पिरेंट्स ने लास्ट वाला वीडियो ना देखा हो, और नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, इसका पिछला वाला पार्ट वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो यूपी के जो 7 जिले हैं वो नेपाल से सीमा साझा करते हैं। कौन कौन से? बलरामपुर, श्रावस्ती, लखीमपुर खीरी, बहराइच, पीलीभीत, सिद्धार्थ नगर और महाराजगंज। तो मैंने आपको बताया था, महाराज सिद्धार्थ और बलराम ने श्रावस्ती जिले में बहरे बाबा के खेत में खीरा और पीला भात खाया। ठीक है, अब समझ गए ना, एक्सप्लेन करने की जरूरत तो है नहीं, इतने समझदार आप सभी लोग हो चुके हो। अगला प्रश्न है, लोक नृत्य राहुला का संबंध यूपी के निम्न में से किस एक क्षेत्र से है? तो राहुला का संबंध जो है ये बुंदेलखंड क्षेत्र से है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। तो लोकनाट्य राहुला का संबंध उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र से है। हंसने हंसाने की शैली में शिक्षाप्रद लोक कथनों, कहावतों, शिक्षाओं का मंचन इसमें किया जाता है। प्रश्न नंबर 59 है, उत्तर प्रदेश का प्रथम लोकायुक्त कौन था? विश्वंभर दयाल प्रथम लोकायुक्त थे। और ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। उत्तर प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त विश्वंभर दयाल थे, जो कि 1977 से 1982 तक लोकायुक्त रहे हैं। और लोकायुक्त अगर अभी वर्तमान में देखा जाए कौन है, तो जस्टिस संजय मिश्रा, जो कि 7वें लोकायुक्त हैं। उत्तर प्रदेश का वह जनपद कौन सा है जहां अल्पसंख्यक समुदाय का सर्वाधिक केंद्रीकरण है? तो ये है रामपुर। यहां पर सबसे ज्यादा अल्पसंख्यक समुदाय की जनसंख्या है। तो उत्तर प्रदेश के रुहेलखंड में स्थित रामपुर जनपद अल्पसंख्यक समुदाय का सर्वाधिक केंद्रीकरण वाला स्थान है। यहां पर लगभग 50.57% जनसंख्या जो है वो अल्पसंख्यक है। ठीक है, अगला प्रश्न ले लेते हैं। प्रश्न नंबर 61 है, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में किस जनपद में जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा है? देखिए 2011 के अकॉर्डिंग देखिए जन घनत्व जो है वो गाजियाबाद में सबसे ज्यादा है। अब जन घनत्व क्या होता है? प्रति 1 वर्ग किलोमीटर में जितने व्यक्ति निवास करते हैं उसे ही जन घनत्व बोला जाता है। तो गाजियाबाद का जन घनत्व सबसे ज्यादा है, यानी 1 वर्ग किलोमीटर में सबसे ज्यादा व्यक्ति यूपी में गाजियाबाद में निवास करते हैं। तो अगर देखा जाए घटते क्रम में सबसे ज्यादा गाजियाबाद है, फिर वाराणसी, फिर लखनऊ है, फिर रविदास नगर है, फिर कानपुर नगर है। अगला प्रश्न ले लेते हैं, प्रश्न नंबर 62। उत्तर प्रदेश भारत का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है और जनगणना 2011 तक दी गई संख्या के अनुसार इसकी आबादी घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर कितना है? यानी पूरे यूपी का ही पूछ रहे हैं कि भाई साहब यूपी में बताइए प्रति 1 वर्ग किलोमीटर में औसतन कितने व्यक्ति निवास करते हैं। तो उत्तर प्रदेश का जन घनत्व पूछा जा रहा है, तो ये है 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। क्या? प्रति वर्ग किलोमीटर 829 व्यक्ति निवास करते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। अच्छा, मैंने आपको यूपी के तो बता दिया 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अगर मैं कहूं, अच्छा पहले इसकी बात कर लेते हैं, भारत में सर्वाधिक जनघनत्व वाले राज्य में सबसे ज्यादा नंबर पे जनघनत्व बिहार का आता है, और फिर उसके बाद पश्चिम बंगाल है, फिर केरल है, और यूपी जो है वो 4th प्लेस पे आता है जनघनत्व के मामले में। अच्छा, हमें बताने वाला था, क्या बताने वाला था? भारत का जनघनत्व कितना है, ये भी बहुत पूछा जाता है। भारत का जनघनत्व, अरे भैया ऐसे जनघनत्व कितना है भारत का? तो भारत का जो जन घनत्व है ना वो कितना है? 382 व्यक्ति, 382
व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। क्या? प्रति वर्ग किलोमीटर। याद रखिएगा, यूपी का 829 है, भारत का अगर देखा जाए तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। सबसे ज्यादा कहां का है? बिहार का। अब मैं कहूंगा सबसे कम कहां का है, तो मैं बताऊंगा अरुणाचल प्रदेश का। क्या? सबसे कम जनघनत्व अरुणाचल प्रदेश का है। कहां का है? अरुणाचल प्रदेश का है। अगला प्रश्न ले लेते हैं, आत्मनिर्भर यूपी रोजगार अभियान कब शुरू किया गया था? तो ये 20 जून सन 2020 को शुरू किया गया था। कब? 20 जून सन 2020 को आत्मनिर्भर यूपी रोजगार अभियान का प्रारंभ किया गया था। इसे कोविड-19 महामारी के बाद रोजगार सृजन के उद्देश्य से प्रारंभ किया गया था। इसमें उत्तर प्रदेश की 31 जिलों को चिन्हित किया गया था। प्रश्न नंबर 64 है, संगम योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो राष्ट्रीय एकता नहीं भाई, ये जो है विकलांगों की कल्याण वृद्धि करना है, तो ये उद्देश्य यही है संगम योजना का। तो देख लेते हैं, संगम योजना का मुख्य उद्देश्य विकलांगों की कल्याण वृद्धि करने से है। यह योजना 15 अगस्त 1996 को प्रारंभ की गई थी। प्रश्न नंबर 65 है, निम्नलिखित जनपदों में से किसमें साक्षरता दर सबसे कम है? श्रावस्ती में सबसे कम साक्षरता दर है। कहां? श्रावस्ती में उत्तर प्रदेश में सबसे कम साक्षरता दर है। तो उत्तर प्रदेश सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला जो है वो श्रावस्ती है, जहां साक्षरता दर 2011 की जनगणना के अनुसार कितनी है? 46.74%। जबकि सबसे ज्यादा जो साक्षरता है वो गौतम बुद्ध नगर के, यहाँ का साक्षरता जो प्रतिशत है वो 80.12% है। और न्यूनतम साक्षरता वाले अगर जिले देख लें तो सबसे कम साक्षरता है श्रावस्ती में, उससे ज्यादा है फिर ठीक है बहराइच, फिर उससे ज्यादा साक्षरता है बलरामपुर में, फिर बदायूं, फिर रामपुर। तो इस तरह से अगर स्टेट्स की बात करें तो सबसे ज्यादा साक्षर राज्य कौन सा है? तो मैं बताऊंगा केरल है। कौन सा है? केरल है। अब आप कहोगे सर सबसे कम साक्षर राज्य कौन सा है? तो मैं कहूंगा बिहार है। यानी साक्षरता के मामले में पूरे भारत में जो सबसे पिछड़ा राज्य है वो बिहार है। निम्न में से कौन सी भाषा उत्तर प्रदेश की दूसरी राज्य भाषा है? तो देखिए, पहली राज्य भाषा तो हिंदी है, ये आपको पता ही होगा। दूसरी कौन सी है? तो ये उर्दू है। कौन सी है? उर्दू है। ध्यान रखिएगा, 1951 में पहली राज्य भाषा हिंदी को बनाया गया और उसके बाद 1989 में अधिनियम में संशोधन किया गया और उर्दू को राज्य की अतिरिक्त भाषा के रूप में जोड़ा गया था। तो दूसरी राजभाषा उर्दू है उत्तर प्रदेश की। प्रश्न नंबर 67 है, चुनारगढ़ में अनूप वेदिका किससे संबंधित है? तो भर्तहरि से संबंधित है अनूप वेदिका। किससे? भर्तहरि से। तो चुनार मिर्जापुर जनपद में स्थित है और यहाँ अनूप वेदिका है जो कि भर्तहरि से संबंधित है। पासी बल्लभ संप्रदाय का कूप मंदिर है, वहीं विठल नाथ जी की गद्दी है। ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है? तो केंद्रीय विश्वविद्यालय की जो संख्या है वो है 6। कितनी है? 6 है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में 6 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, जैसे कि मतलब कौन कौन से हैं? काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी हो गया, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अलीगढ़ हो गया, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ हो गया, इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रयागराज हो गया, रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय विश्वविद्यालय झांसी है, राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय रायबरेली है। अगला प्रश्न है 69, उत्तराखंड से अलग होने के पश्चात उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति रहती है? तो थारू, खरवार, बुक्सा, सारी ही जनजातियां यूपी के अंदर अभी पाई जाती हैं। तो मैं आपको और भी कुछ बता दूंगा, इसमें थारू है, बुक्सा है, खरवार है, सहरिया है ना, ये मुख्य रूप से पाई जाती हैं। तो और राज्य में सबसे बड़ी जो जनजाति कौन सी है वो थारू है। और मैंने आपको बताया था दीपावली को शोक के रूप में कौन सी जनजाति मनाती है? तो ये थारू जनजाति है जो कि यूपी की सबसे बड़ी जनजाति भी है। प्रश्न नंबर 70 है, कौन सा एक सुमेलित नहीं है? अमीर खुसरो एटा से हैं भैया, और मिर्जा गालिब आगरा से हैं, और जिगर ये गोरखपुर से नहीं है। ठीक है, ये जिगर मुरादाबादी इनका पूरा नाम है दरअसल। तो जोश में ये मलिहाबाद से हैं। तो जिगर मुरादाबादी मुरादाबाद से हैं भैया। तो जिगर मुरादाबादी गोरखपुर से संबंधित नहीं है, ये मुरादाबाद से संबंधित है। अगर पूरा नाम लिख देते तो पता चल जाता, लेकिन पूरा लिख देंगे तो क्वेश्चन कैसे बनेगा? यही करता है एग्जामिनर आपके साथ में। इसका इनका जो वास्तविक नाम है अली सिकंदर था। 20वीं सदी के महत्वपूर्ण उर्दू कवि और गजल लेखक गायक हैं। अगला प्रश्न ले लेते हैं, कुंभ मेला और अर्ध कुंभ मेला प्रत्येक कितने वर्ष में लगता है? देखिए, कुंभ और अर्ध कुंभ की बात करें, आपको पता है 12 वर्ष पे कुंभ लगता है और अर्ध कुंभ 6 वर्ष में लगता था, लेकिन फिलहाल नाम बदल दिया गया है कुंभ और अर्ध कुंभ का। आप कहोगे सर क्या? मैं कहूंगा हाँ, देखो ध्यान से सुनो।
कुंभ जो है हर साल 12वें वर्ष लगता है और अर्धकुंभ 6वें वर्ष लगता है। 2018 में उत्तर प्रदेश सरकार ने अर्धकुंभ का नाम बदल करके कुंभ कर दिया था और जो कुंभ जो 12 वर्ष में लगता था उसका नाम महाकुंभ कर दिया था। कब? 2018 की बात है। इसका आयोजन 4 जगहों पर होता है, उज्जैन में होता है, नासिक में होता है, हरिद्वार और प्रयागराज में। और अर्धकुंभ सिर्फ 2 जगह होता है, एक हरिद्वार में होता है या फिर प्रयागराज में किया जाता है इसका आयोजन। उत्तर प्रदेश में पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र कहां पर स्थापित किया गया? महाराजगंज में। कहां पर? महाराजगंज में स्थापित किया गया है। नवंबर 2019 में महाराजगंज जिले में प्रदेश का पहला गिद्ध संरक्षण प्रजनन केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया गया था। ठीक है, कब लिया गया था? 2019 में निर्णय लिया गया था, अभी तक तो स्टैब्लिश हो चुका होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? गंगा डॉल्फिन सेंचुरी, संत कबीर नगर। ये थोड़ा सा डाउटफुल लग रहा है। भारतीय पशु अनुसंधान, ठीक है, पशु से रिलेटेड जो अनुसंधान है वो बरेली में है। पक्षी सेंचुरी भरतपुर है, ठीक है। डेयरी वाला करनाल, ये तो हरियाणा का हो गया भाई साहब, ये तो हरियाणा का हो गया करनाल। यहाँ पर डेयरी अनुसंधान संस्थान है। तो गंगा डॉल्फिन सेंचुरी संत कबीर नगर में नहीं है, ये भागलपुर में है। कहां पर है? ये भागलपुर में है। बाकी पशु अनुसंधान संस्थान ये बरेली में है और पक्षी सेंचुरी भरतपुर में है और डेयरी जो अनुसंधान ये बहुत बार पूछा गया है, करनाल हरियाणा में है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 74। जिला मुख्यालय से कौन सी जोड़ी सम्मिलित नहीं है? अमेठी का गौरीगंज है, ठीक है। सोनभद्र का रावर्सगंज है, वो आपने सुना होगा, याद रख लो। देखो अमेठी का तो गौरीगंज सीधा है, सोनभद्र का और रावर्सगंज, वो कहते नहीं है रॉबर्ट तुम माइकल को साइकिल पे लेकर चले जाओ, हमारा सोना आने वाला है। तो रॉबर्ट तुम माइकल को साइकिल पे लेकर चले जाओ, सोना आने वाला है। तो सोनभद्र का रॉबर्टगंज हो गया। कुशीनगर का उरई नहीं, कुशीनगर का उरई नहीं है, कुशीनगर का पडरौना है। क्या? जिला मुख्यालय जो कुशीनगर का है वो पडरौना है। उरई जो है ये जालौन का है। क्या? जालौन जिले का जो है मुख्यालय वो उरई है। कौशाम्बी का मंझनपुर सही है। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन ये सही मैच नहीं कर रहा था। कुशीनगर का पडरौना है, जो उरई था वो जालौन का। मैंने क्या बताया? उरई जो था वो जालौन का था। अमेठी का गौरीगंज है, सोनभद्र का रावर्सगंज है और कौशाम्बी का मंझनपुर है। प्रश्न नंबर 75 है, नवाबगंज पक्षी विहार कहाँ है? उन्नाव में है। कौन सा सुमेलित नहीं है? ओखला, ओखला लखनऊ में नहीं है। समस्तपुर रायबरेली में है, सही है। पार्वती अर्गा गोंडा में है, लेकिन ओखला लखनऊ में नहीं है, ओखला गाजियाबाद में है। ओखला पक्षी विहार कहाँ है? गाजियाबाद है। बाकी नवाबगंज आप जान लीजिए उन्नाव में है, समस्तपुर जो है रायबरेली में, पार्वती अर्गा गोंडा में है। प्रश्न नंबर 76 है, निम्नलिखित राज्यों में से कौन ट्यूबवेल सिंचाई के क्षेत्र में सर्वोच्च है? भाई ये यूपी में सबसे ज्यादा सिंचाई जो होती है वो ट्यूबवेल से होती है। किससे होती है? नलकूप या ट्यूबवेल एक ही चीज होती है। सर्वाधिक सिंचाई यूपी में होती है। देखिए तो अगर जो डेटा यहाँ पर जारी किया गया था उसके अनुसार अगर देखा जाए तो कुल 74.9 लगभग 75% सिंचाई जो है वो नलकूप से ही होती है यूपी के अंदर। बाकी की 15.2% नहर द्वारा होती है, 8.8 कुएं द्वारा होती है, 0.5% तालाब, झील और पोखर के द्वारा की जाती है। प्रश्न नंबर 77 है, उत्तर प्रदेश में परंपरागत भूमि मापन इकाई क्या है? देखिए भूमि को मापने के लिए अब जैसे आप वेट नापते, चीनी लेने जाओगे तो 1 किलो 2 किलो, तो जमीन जो है नापते हैं वो बीघा में नापते हैं। यूपी में तो भैया बीघा ही चलता है। ठीक है, क्या चलता है? बीघा। और एक बीघा में कितना बिस्वा होता है? 20 बिस्वा होता है। देखिए ये सब जगह एकदम वैलिड नहीं है, 20 बिस्वा सब जगह नहीं होता है यूपी में। कुछ जिले में 20 बिस्वा नहीं होके कहीं कहीं 8 बिस्वा या 12 बिस्वा भी होता है एक बीघे के अंदर, तो बीघा उनका थोड़ा छोटा होता है। लेकिन अगर लखनऊ क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर 20 बिस्वा का एक बीघा होता है। ठीक है, मोस्टली ऐसा ही होता है, एवरेज 20 बिस्वा का एक बीघा। उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्यिक उपज क्या है? अच्छा एक चीज ये बताइएगा, आप जिस भी जिले में रहते हैं, जिस भी जिले से वीडियो देख रहे हैं, आप बताइएगा आपके यहाँ एक बीघे में कितने बिस्वा होते हैं? क्या आपके यहाँ भी 20 बिस्वा होते हैं? ठीक है, जरूर बताइएगा, क्योंकि मेरे कुछ दोस्त हैं जो अदर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, वो बताते नहीं हमारे यहाँ तो 12 बिस्वा का एक बीघा है, कोई कहता है हमारे यहाँ 8 बिस्वा का एक बीघा है, लेकिन हमारे यहाँ तो 20 बिस्वा का एक बीघा है। आपके यहाँ बताइएगा कितने बिस्वा का एक बीघा होता है? क्वेश्चन नंबर 78 है, उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्यिक उपज क्या? वाणिज्यिक उपज तो गन्ना है। ठीक है, जूट वगैरह नहीं है। यूपी की वाणिज्यिक उपज जो है वो गन्ना है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्यिक फसल गन्ना है और प्रदेश के कुल कृषि योग्य क्षेत्र के लगभग 13% भाग में गन्ने की खेती की जाती है। प्रश्न नंबर 79 है, भारत में हरित क्रांति के लिए ब्रेड बास्केट कहे जाने वाले राज्य। ब्रेड बास्केट मतलब जहां गेहूं वगैरह ज्यादा पैदा होता है, तो अगर देखें तो ब्रेड बास्केट यूपी है, पंजाब है, हरियाणा है। ठीक है, यहाँ पर गेहूं होता है इसलिए इसको ब्रेड बास्केट बोला जाता है। उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा है और भारत में हरित क्रांति के लिए ब्रेड बास्केट कहे जाने वाले राज्य है। प्रश्न नंबर 80 है, निम्नलिखित में से कौन सा फसल चक्र पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त
समझा जाता है। तो सबसे ज्यादा धान गेहूं यहाँ पे होता है, सबसे ज्यादा तो यूपी में धान गेहूं ही होता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ये फसल चक्र सही है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त तो फसल चक्र धान गेहूं मक्का गेहूं है। क्या है फसल चक्र? क्या है? धान है, मक्का है, गेहूं है। धान है, मक्का है, गेहूं है। अगला प्रश्न लेते हैं। वैसे मैं बताऊं जहां मैं रहता हूं, वैसे मैं भी यूपी से ही हूं, तो पर्सनली देखें तो हमारे यहाँ तो धान गेहूं धान गेहूं धान गेहूं यही लगाते रहते हैं। हर बार देखता हूं धान गेहूं लगता रहता है। तो आधुनिक अखिल और कभी कभी और हाँ, जब वो सीजन आता है तो वो जो क्या बोलते हैं, मेंथा ऑयल, पिपरमिंट बोलते हैं, ठीक है, वो भी यहाँ पर काफी ज्यादा होता है। गन्ना भी होता है। आधुनिक अखिल भारतीय सेवाओं के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। सरदार भारतीय अखिल भारतीय सेवाओं की जनक सरदार वल्लभ भाई पटेल को माना जाता है। सरदार पटेल ने खेड़ा और बारदोली जन आंदोलन में भी हिस्सा लिया था। और जो सरदार पटेल को जो सरदार की उपाधि मिली थी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, तो सरदार की उपाधि बारदोली की महिलाओं ने ही दी थी, क्योंकि बारदोली गुजरात में है और वहां पर बारदोली सत्याग्रह का बहुत सफल नेतृत्व किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, इसलिए इन्हें बारदोली के महिलाओं ने सरदार की उपाधि से सम्मानित किया था। प्रश्न नंबर 82 है। उत्तर प्रदेश में प्रमुख रबी फसलें कौन कौन सी हैं? तो रबी भैया ये जो हैं, ये फसलें गेहूं, चना, जौ, मटर हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। तो रबी फसलों की बुआई अक्टूबर नवंबर माह में की जाती है तथा इन फसलों की कटाई मार्च अप्रैल में होती है। उत्तर प्रदेश की प्रमुख रबी फसलों में गेहूं है, जौ है, चना है, मटर है, अलसी है, सरसों है, धनिया, ये सारी चीजें होती हैं। और प्रश्न नंबर 83 है। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना निम्नलिखित में से कौन सी है? परियोजना नहीं है, परियोजना है, ठीक है, परियोजना। रिहंद परियोजना है। कौन सी? रिहंद परियोजना। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी परियोजना रिहंद परियोजना है। रिहंद बांध उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले के पिपरी गांव में स्थित है। स्थित एक गुरुत्वाकर्षण बांध है। इसको गोविंद वल्लभ पंत सागर के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न नंबर 84, कौन सही सुमेलित नहीं है? चित्रकूट, मंदाकिनी, गंगा, जौनपुर, मथुरा, यमुना, सरिया। ये गलत है भैया। गंगा जौनपुर के किनारे नहीं स्थित है, मतलब उल्टा बोल देता हूं, जौनपुर गंगा के किनारे नहीं स्थित है। जौनपुर जो है गोमती के किनारे स्थित है और लखनऊ भी इवन गोमती के किनारे स्थित है। बाकी चित्रकूट मंदाकिनी नदी किनारे है, मथुरा यमुना किनारे है और अयोध्या सरयू नदी के किनारे है। ये अपने अपने आप में एक एक प्रश्न बन सकते, हो सकता है डायरेक्ट ऐसे प्रश्न पूछ ले आपसे एग्जामिनर, कहे ऐसे क्वेश्चन दे दे कि भैया बताओ कि अयोध्या किस नदी के किनारे है, आपको ऑप्शन दे दे मंदाकिनी, गोमती, यमुना, सरयू, बताओ। तो एक क्वेश्चन बन गया ना अपने आप में। तो ये 4 क्वेश्चन हैं एक तरह से। अगला प्रश्न ले लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना है? गोकुल बैराज परियोजना जो है ये यूपी के पेयजल परियोजना है, ठीक है। गोकुल बैराज परियोजना उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना है। इसका निर्माण सन 1980 के दशक में आगरा, मथुरा, वृंदावन नगरों को पेयजल उपलब्ध कराने के लिए किया गया था। उत्तर प्रदेश के मथुरा और गोकुल के मध्य यमुना नदी इस परियोजना का निर्माण कराया गया था, यमुना नदी पर। अगला प्रश्न है, औद्योगिक विकास की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक विकसित है? देखिए औद्योगिक दृष्टि से अगर देखेंगे ना तो पश्चिमी क्षेत्र काफी ज्यादा विकसित है। नोएडा वगैरह आप देखेंगे काफी ज्यादा औद्योगिक क्षेत्र में डेवलप है ना। तो गाजियाबाद हो गया। तो आप देखेंगे औद्योगिक विकास की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का पश्चिमी क्षेत्र सर्वाधिक विकसित हुआ है, क्योंकि बुंदेलखंड क्षेत्र जो है औद्योगिक दृष्टि से काफी पिछड़ा है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 87, कौन सम्मिलित नहीं है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी। तो आप ये देखेंगे हैंडलूम टेक्नोलॉजी भातखंडे मैंने अभी आपको बताया था कि लखनऊ में है, कानपुर में नहीं है, ठीक है। तो बाकी आप देखेंगे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी वाराणसी में है, निराला आर्ट गैलरी प्रयागराज में है और राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम टेक्नोलॉजी रायबरेली में है, ठीक है। तो ये चीज आप याद रखिएगा। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी वाराणसी, भातखंडे लखनऊ में है, जबकि और मैंने यहाँ पर लिख रखा था कानपुर में नहीं है। तो ये सारे पॉइंट्स आप याद रखिए। निराला आर्ट गैलरी प्रयागराज में है, राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम टेक्नोलॉजी रायबरेली में है। 88 प्रश्न है। आप 12 प्रश्न ही बचे, एकदम हम लोग वीडियो खत्म करने वाले हैं, थोड़ा सा और आपको पेशेंस रखना होगा। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से कौन सा मैंगो फूड फेस्टिवल की मेजबानी करता है? भाई लखनऊ में है ना, ये मैंगो फूड फेस्टिवल की मेजबानी की जाती है। सबसे ज्यादा यहाँ आम देखेंगे तो दशहरी आम काफी ज्यादा पाया जाता है लखनऊ में, काफी फेमस है लखनऊ आमों के लिए। तो उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर में मैंगो फूड फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है। इसका उद्देश्य लोगों को आम की विभिन्न किस्मों के बारे में शिक्षित करना है। उत्तर प्रदेश कोयले भंडार पाया जाता है। तो ये आप कोयला भंडार देखेंगे तो विंध्य क्षेत्र है, सिंगरौली है, बुंदेलखंड है। सिंगरौली क्षेत्र में सबसे ज्यादा कोयला भंडार यहाँ पर पाया जाता है।
ठीक है। तो आप देख लीजिए सोनभद्र के सिंगरौली क्षेत्र में कोयले भंडार पाए जाते हैं। उल्लेखनीय है कोयले की प्रमाणित भंडार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का देश में 9वां स्थान है वैसे। और सिंगरौली कोयला क्षेत्र सोन नदी घाटी कोयला क्षेत्र के अंतर्गत आता है। प्रश्न नंबर 90 है, उत्तर प्रदेश से शुरू होने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH7 है। कौन सा है? NH7 है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश से शुरू होने वाले सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH7 है और इसकी कुल लंबाई जो है वो 2369 किलोमीटर है। ये उत्तर प्रदेश के वाराणसी से शुरू होता है और दक्षिण राज्य तमिलनाडु, ममिल नहीं है, तमिलनाडु से कन्याकुमारी को जोड़ता है। ठीक है, कन्याकुमारी कहाँ है भैया? कन्याकुमारी तमिलनाडु में है, तो शुरू वाराणसी से होता है और ये कन्याकुमारी तक जाता है। प्रश्न नंबर 91 है, उत्तर प्रदेश में भारत के प्राचीनतम 16 महाजनपद में से कुल कितने महाजनपद थे? तो यूपी में देखेंगे 8, मतलब 16 का आधा 8 महाजनपद में से यूपी में ही थे। तो अगर देखा जाए, अगर बौद्ध पूछा जाए कि ये 16 महाजनपदों की जानकारी कौन सा बौद्ध ग्रंथ देता है, तो अंगुत्तर निकाय देता है, याद रखिएगा। और टोटल 16 महाजनपद थे, 16 में से 8 यूपी में थे। पुरु, पांचाल, शूरसेन, वत्स, कौशल, मल्ल, काशी, चेद, ये 8 महाजनपद यूपी में थे। प्रश्न नंबर 92 है, नवाब शुजाउद्दौला है, शुजाउद्दौला की बेगम का प्रसिद्ध मकबरा बहू बेगम का मकबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर अवस्थित है? तो ये बहू बेगम का जो मकबरा है ये फैजाबाद में अवस्थित है। कहां पर है? फैजाबाद में ये अवस्थित है। तो नवाब शुजाउद्दौला की बेगम प्रसिद्ध मकबरा बहू बेगम का मकबरा। अगर डायरेक्ट भी पूछा जाए ना कि बहू बेगम का मकबरा कहां है, तो आप बता देना फैजाबाद में है। प्रश्न नंबर 93 है, निम्नलिखित में से किस वर्ष वर्तमान उत्तर प्रदेश का प्राय संपूर्ण क्षेत्र बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके आगरा प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया था? तो 1833 है, 28 बोल रहा हूं, 1833 में अलग कर दिया गया था। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो उत्तर प्रदेश के संपूर्ण क्षेत्र को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके आगरा प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया था और यहां पर एक अलग गवर्नर की भी नियुक्ति की गई थी। प्रश्न नंबर 94 है, अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना हुई थी? तो ये आई थिंक 1936 में, लखनऊ 1936 में हुई थी, लखनऊ में हुई थी। तो ध्यान से देखिएगा, अप्रैल 1935 की बात है। जो संयुक्त प्रांत है, यानी पहले तो इसे यूनाइटेड प्रोविंस ही बोलते थे, संयुक्त प्रांत में किसान संघ की स्थापना हुई और इसी वर्ष NG रंगा और अन्य किसान नेताओं ने सभी प्रांतीय किसान सभाओं को मिला करके एक अखिल भारतीय किसान संगठन बनाने की योजना बनाई और अपने इसी उद्देश्य को आगे बढ़ाते हुए किसान नेताओं ने 11 अप्रैल 1936 को लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना की थी। प्रश्न नंबर 95 है, उत्तर प्रदेश का गुरु पूर्णिमा पर्व समर्पित है? तो ऋषि वेद व्यास को, किसे? वेद व्यास को समर्पित है। आषाढ़ मास की पूर्णिमा को महाभारत के रचयिता महर्षि वेद व्यास का जन्म हुआ था और इसी दिन गुरु पूजा का विधान भी है। गुरु पूर्णिमा वर्षा ऋतु से आरंभ होती है। तो ये जो गुरु पूर्णिमा है, ये समर्पित किसको है? महर्षि वेद व्यास को समर्पित है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न नंबर 96 है, कौन सा सुमेलित नहीं है? तो कौशाम्बी में घोषिताराम मठ है, सही है। लखनऊ का रामाभर स्तूप, नहीं, लखनऊ में नहीं है, रामाभर नहीं। सारनाथ धमेक स्तूप से रिलेटेड है, ठीक है। श्रावस्ती सहित महसई, ठीक है, लेकिन ये जो लखनऊ में नहीं है, रामाभर जो स्तूप है ये लखनऊ में नहीं है। तो ये कहां पर है? तो ये जो अवस्थित है ये कुशीनगर में है। कहां पर है? रामाभर स्तूप जो है वो कुशीनगर में है, घोषिताराम मठ जो है कौशाम्बी में है और धमेक स्तूप सारनाथ में है और सहित महत कहां पर है? ये श्रावस्ती में है। प्रश्न नंबर 97 है, कालपी नगर किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये कालपी नगर जो है ये यमुना नदी के तट पर स्थित है। कहां? यमुना नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। कालपी उत्तर प्रदेश के जालौन जिले में यमुना नदी के किनारे स्थित है। यह नदी प्रदेश के 19 जिलों से होकर बहती हुई प्रयागराज में गंगा से मिल जाती है। प्रश्न नंबर 98 है, सारनाथ वह पवित्र स्थान है जहां भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था और बहुत नजदीक है। किस शहर के नजदीक है? तो भाई ये जो सारनाथ है ना, ये वाराणसी के करीब में पड़ता है और महात्मा बुद्ध ने प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था और जो प्रथम उपदेश दिया था उससे उस घटना को क्या कहते हैं? उसे धर्म चक्र प्रवर्तन बोलते हैं, याद रखिएगा। सारनाथ वह पवित्र स्थान है जहां भगवान महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। वर्तमान में सारनाथ वाराणसी शहर के निकट स्थित है। और ये रहा 99 क्वेश्चन। निम्नलिखित स्थानों में से कहां शाकंभरी देवी का, ये भाई बहुत बार पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन, मैंने खुद ही 2-3 बार बना दिया होगा डिफरेंट वीडियोस में, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम से पूछा गया है तो बना दिया जाता है। तो ये शाकंभरी देवी जो है मंदिर, ये सहारनपुर में है और इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है। अगर आप देखेंगे विंध्याचल में नवरात्र के अवसर पर विंध्यवासिनी धाम पर बहुत विशाल मेला लगता है। वाराणसी में बाबा विश्वनाथ का मंदिर है ना, ये सब प्रसिद्ध चीजें हैं। और
धुरिया लोक नृत्य है, धुरिया लोक नृत्य कहाँ का है? ये बुंदेलखंड क्षेत्र का है। कहाँ का है? बुंदेलखंड क्षेत्र का है। तो धुरिया लोक नृत्य उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र का प्रसिद्ध है। तो ये थे आज के 100 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन आपको देकर के जा रहा हूं, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि उत्तर प्रदेश के प्राचीनतम 16 महाजनपद में से कुल कितने महाजनपद यूपी में थे? ठीक है, 16 थे। यूपी में कितने थे? अगर उनमें से एक भी आपको याद है तो उसका नाम कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आया होगा। कोशिश की आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बताने की। कुछ क्वेश्चन हार्ड भी थे, मैं जानता हूं कठिन थे और याद करने में आपको तकलीफ भी होगी, लेकिन कोशिश करिएगा, आप थोड़ा सा ट्रिक लगा लगा के याद कर लीजिएगा। और इस वीडियो के बारे में अपना सजेशन कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।